हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। आज के इस वीडियो में हम बीएससी फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 2 को पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स। आज उसका क्लास नंबर 11 है और आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा कि मैं आज 2 टॉपिक्स को कवर करने वाली हूँ। कौन कौन सा? कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉलिकुलर ऑर्बिटल बाय लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल किसका पढ़ना है? H2 पॉजिटिव आयन का पढ़ना है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद है कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी लेवल फ्रॉम वेव फंक्शन। 2 टॉपिक्स को कवर करेंगे और ये टॉपिक जो है लॉन्ग में भी आ सकता है, तो आप लोग पहले बहुत अच्छे से समझिएगा इसको, क्योंकि ये एक बार में समझ में नहीं आएगा। ठीक, 2 बार में समझिएगा इसको, अच्छे से समझिएगा और फिर उसके बाद नोट डाउन करिएगा। इसके पहले की 10 क्लासेस हो चुकी हैं, क्योंकि ये यूनिट बहुत ही ज़्यादा लेंदी है, तो इसीलिए इतने लेक्चर्स लग रहे हैं, नहीं तो मैं आप लोगों को कवर करा देती जल्दी ही। ठीक, तो इसके 10 लेक्चर्स हो चुके हैं। नहीं देखा तो मेरे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है बीएससी फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री की, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने प्लेलिस्ट का लिंक भी दिया हुआ है। और आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। सबसे पहले आप प्ले स्टोर से टेलीग्राम को इंस्टॉल कीजिए, अपनी आईडी बनाइए और योर बीएससी गाइड सर्च कीजिए और ज्वाइन कर लीजिए। जितनी भी क्लास की अपडेट, नोट्स वगैरह होती है, मैं आप लोगों को उसमें प्रोवाइड कर देती हूँ और आप लोगों को बताती भी रहती हूँ मेरे चैनल पे क्या क्या आप लोगों को प्रोवाइड मैं करूँगी। तो एक एक टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा, जितना मैं आप लोगों को इसमें लिखवाऊंगी सिर्फ उतना ही लिखना है, क्योंकि यही सारी चीज़ें आप लोगों को एग्ज़ाम में भी लिख करके आनी है। ठीक, तो सबसे पहली हेडिंग डाल लीजिएगा कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉलिकुलर ऑर्बिटल बाय लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, और हमें इसका पढ़ना है H2 पॉजिटिव आयन का। ठीक, तो इसको देखते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिएगा कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉलिकुलर ऑर्बिटल बाय लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल H2 पॉजिटिव आयन का। इसमें देखिए क्या लिखना है। द H2 पॉजिटिव आयन, जो हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन होता है, कंसिस्ट ऑफ 2 एटम। इसके अंदर 2 एटम होते हैं, एक H1 एटम होता है और एक H2 होता है, सेपरेटेड बाय r डिस्टेंस एंड ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। सिर्फ r डिस्टेंस के द्वारा ये सेपरेट होते हैं और सिर्फ इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। मैंने इसके पहले मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी अच्छे से पढ़ाया है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है उसको भी अच्छे से बताया हुआ है, और मैंने ये भी बताया हुआ था कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, फिर उसके बाद लिखेंगे द इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन अ मॉलिकुलर ऑर्बिटल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ बोथ न्यूक्लियाई। जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर रहा होगा, कहाँ मूव कर रहा होगा? मॉलिकुलर ऑर्बिटल में, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ बोथ न्यूक्लियाई। जैसे दोनों एटम है, उसके जो दोनों न्यूक्लियाई है, तो उसके अराउंड ही वो मूव कर रहा होगा। फिर एट सम पॉइंट, किसी एक पॉइंट पे, द इलेक्ट्रॉन इन द नेबरहुड ऑफ H1 इट विल बिहेव एज इफ इट विल मूविंग इन द एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ H1 एंड द इफेक्ट ऑफ H2 विल बी नेग्लिजिबल। इसमें कह रहा है एक पॉइंट पे जो इलेक्ट्रॉन होगा अपने नेबरहुड H1 एटम के साथ, इट विल बिहेव एज इफ दे आर मूविंग इन द एटॉमिक ऑर्बिटल, कि वो मूव कर रहा होगा एटॉमिक ऑर्बिटल्स में कि H1 के, और जिसका जो इफेक्ट होगा H1 का कंपैरिजन टू H2 वो नेग्लिजिबल होगा। ठीक, फिर इसमें हम लोग लिखेंगे कि जैसे कि सिमिलरली द इलेक्ट्रॉन में बी इन द नेबरहुड, जैसे कि मैंने बताया कि H1 का देखेंगे तो H2 नेग्लिजिबल हो जाएगा, अगर H2 का देखेंगे तो H1 को निगलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें कह रहे हैं सिमिलरली द इलेक्ट्रॉन में बी इन द नेबरहुड ऑफ H2, जो इलेक्ट्रॉन उसके नेबरहुड में होगा H2 के, सो द इफेक्ट ऑफ H1 इज नेग्लिजिबल, तो उसका जो इफेक्ट होगा H1 का उसका नेग्लिजिबल कर दिया जाएगा। एंड द इलेक्ट्रॉन विल बिहेव एज इट मूविंग इन द एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ H2। देखिए मैं आप लोगों को बताती हूँ, जैसे कि मैंने बताया एक एटम है, दूसरा एटम, दोनों सेपरेटेड है डिस्टेंस r के। तो यहाँ पर हम एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं H1 के साइड पे, तो यहाँ पर देखिए H2 का बहुत दूर है, तो इसके जो इफेक्ट होगा इसका नेग्लिजिबल कर दिया जाएगा। फिर हमने इसी तरह ले लिया, अब H2 के साइड में इलेक्ट्रॉन ले लिया तो H1 का नेग्लिजिबल कर दिया जाएगा। यही चीज़ें हैं और इसी की कंस्ट्रक्शन आप लोगों को प्रॉपर्ली इसका लिखना है। ठीक, अब आगे इसमें देखते हैं आगे और क्या लिखना है आप लोगों को।
और जितना लिखवा रही हूँ इतना आप लोगों को लिखना ही पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी है, पहले समझने में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, इन द फर्स्ट केस, पहले केस में द वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज साई। पहले केस में हम मान लेते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन है वो साई 1 है, एंड इन द सेकेंड केस जो वेव फंक्शन हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का वो साई 2 हो जाएगा। देन द वेव फंक्शन ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड एज द, इस पूरे सिस्टम का जो वेव फंक्शन कहलाएगा मॉलिकुलर ऑर्बिटल वेव फंक्शन, जिसे साई MO से डिनोट करते हैं। ये ऑब्टेन्ड होगा, मिलेगा एज अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ साई 1 एंड फाई 2। देन हम कह सकते हैं कि वेव फंक्शन ऑफ मॉलिकुलर ऑर्बिटल इज इक्वल टू C1 एंड C1 फाई 1 प्लस C2 फाई 2। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। और हमारा C1 और C2 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वेव फंक्शन है फाई 1 एंड फाई 2 का। मुझे पता है आप लोगों को एक बार में नहीं समझ में आएगा, इसीलिए आप लोग 2 बार रिपीट करके देखिए क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक बार मैं आप लोगों को और समझा देती हूँ, नहीं समझ में आए तो आप और रिपीट करके देख लीजिएगा। देखिए मैंने आप लोगों को क्या बताया कि जो H2 आयन है वो 2 एटम से बनता है, H1 और H2 से, जो R डिस्टेंस से सेपरेट होते हैं लेकिन उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। और इसमें कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर रहा है मॉलिकुलर ऑर्बिटल में, दोनों का इन्फ्लुएंस, दोनों न्यूक्लियाई का इन्फ्लुएंस पड़ेगा। कुछ पार्ट में हम देखा जाएगा कि जो H1 के पास इलेक्ट्रॉन होंगे उसके कंपैरिजन में H2 के जो इलेक्ट्रॉन उसके इफ़ेक्ट को नेग्लिजिबल कर दिया जाएगा। इसी तरीके से अगर H2 के तरफ इलेक्ट्रॉन होंगे तो H1 के जो इफ़ेक्ट होगा उसको नेग्लिजिबल कर दिया जाएगा। मैंने एक इस डायग्राम से भी बताया कि जो H1 है H2 है वो R डिस्टेंस से सेपरेटेड है, H1 की तरफ इलेक्ट्रॉन हो गए तो H2 के इफेक्ट को नेग्लिजिबल कर दिया जाएगा, और H2 की तरफ इलेक्ट्रॉन हो गए तो H1 के इफेक्ट को नेग्लिजिबल कर दिया जाएगा। और जैसे कि मैंने आप लोगों को इसमें बताया कि पहले केस में हम मान लेते हैं कि जो वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसका फाई 1 ले लेते हैं, सेकेंड केस में फाई 2 ले लेते हैं, और ये पूरा का पूरा जो सिस्टम कहा जाएगा उसे मॉलिकुलर ऑर्बिटल वेव फंक्शन कहा जाता है, जिसे साई MO से डिनोट करते हैं। ठीक, ये क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन होता है, किसका कॉम्बिनेशन होता है, फाई 1 एंड फाई 2 का, जिसको हम लोग लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, साई मॉलिकुलर ऑर्बिटल वेव फंक्शन इज इक्वल टू C1 फाई 1 इज इक्वल टू C2 फाई 2। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, जहाँ पर C1 और C2 क्या है, कोफिशिएंट है वेव फंक्शन का, मतलब उसकी पहले की वैल्यू है। ठीक, और फिर आगे देखते हैं आगे क्या करेंगे, लेट फाई बी द एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन ऑफ द स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन। हम मान लेते हैं कि जो फाई है वो एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन है, मतलब जैसे कि मैंने आप लोगों को स्क्रॉडिंजर का वेव इक्वेशन पढ़ाया था उसमें वेव फंक्शन को डिटेल में कराया हुआ है, तो हम मान लेते हैं कि ये इक्वेशन को एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन है कि इसका यूज़ कर सकते हैं इफ़ इट इज़ नॉर्मलाइज। अगर ये नॉर्मलाइज कर दे इंटीग्रल साई स्क्वायर डेल टाउ, ये टाउ है, ठीक, टी नहीं है, टाउ इज इक्वल टू 1, जब इसको ये नॉर्मलाइज कर दे। अब आगे देखते हैं, अब यहाँ से इसकी ज़रूरत पड़ेगी, अब यहाँ से इसको हम इंटीग्रेट करना पड़ेगा क्योंकि साई की जगह इसकी वैल्यू रख करके इसको सॉल्व करना पड़ेगा। आगे देखते हैं, अब आगे समझिएगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हम यहाँ पर साई की वैल्यू रख देते हैं तो इंटीग्रल C1 फाई 1 प्लस C2 फाई 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और डेल टाउ है ना तो यहाँ पर डेल टाउ भी तो आएगा, डेल टाउ इज इक्वल टू 1। ठीक, तो इसको अगर हम स्प्लिट करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, बस उसको स्प्लिट कर दिया, C1 का स्क्वायर फाई 1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर फाई 2 का स्क्वायर प्लस 2C1 C2 फाई 1 फाई 2, और ये डी टाउ इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को क्या बताया था, C1 और C2 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वेव फंक्शन है, तो हम लोग क्या करेंगे कि C1 स्क्वायर जो कि कोफिशिएंट है इसको हम बाहर रख लेंगे, इसको जब बाहर रख लेंगे और फाई 1 का स्क्वायर डेल डी टाउ के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फाई 1 का स्क्वायर डेल टाउ प्लस इसी तरह C2 स्क्वायर को बाहर कर लिए तो यहाँ से क्या बचा, फाई 2 का होल स्क्वायर डेल टाउ प्लस 2C1 C2, ये भी कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लेते हैं और इसको इंटीग्रेट करते हैं, फाई 1 फाई 2 डेल टाउ इज इक्वल टू 0। ठीक, और अब देखिए पहले सबसे पहले हमें यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालना पड़ेगा। इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, एज द एटॉमिक ऑर्बिटल वेव फंक्शन फाई 1 एंड फाई 2, इसमें क्या कह रहा है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल है जिसका फंक्शन वेव फंक्शन फाई 1 और फाई 2 है, कंबाइनिंग टू फॉर्म, ये कंबाइन होके मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनाता है, वेव फंक्शन बनाता है, एंड ऑल्सो नॉर्मलाइज्ड, और इसको नॉर्मलाइज्ड किया जाता है। देन हम ये कह सकते हैं कि जो इंटीग्रल फाई 1 का होल स्क्वायर डेल्टा इज इक्वल टू 1 के इक्वल होगा, मतलब जो इसकी वैल्यू है इसके 1 के इक्वल होगा, और
फाई स्क्वायर इंटीग्रल फाई टू का होल स्क्वायर डेल्टा इज इक्वल टू 1 हम ले लेते हैं। फिर उसके बाद क्या करना है, ये जो मैंने इसमें बताया ना फाई 1 और फाई 2 और डेल्टा इसको एस के इक्वल मान लेते हैं। ओवरलैप इंटीग्रल बिटवीन फाई 1 एंड फाई 2, मतलब ये जैसे कि हम लोग देखते हैं ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसके अंदर की जो बीच वाली जो वैल्यू रहती है वो ओवरलैप ही तो करती है जब दो ऑर्बिटल्स मिक्सअप होते हैं, तो वही चीज़ इसमें कह रहा है। फिर इक्वेशन नंबर 2 से, इक्वेशन नंबर 2 ये जो ऊपर मैंने बताया ना इसी को इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, मैंने साइन लिखवाया नहीं यहाँ पर, ठीक। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास क्या बन जाएगा, जब इसकी वैल्यू 1 हो गई, इसकी वैल्यू 1 हो गई, इसकी भी वैल्यू 1 हो गई और 1 के इक्वल है, तो क्या आ जाएगा C1 स्क्वायर C2 स्क्वायर प्लस 21 C1 C2 और ये S रखेंगे ना यहाँ पर, इसकी जगह पर, इसकी जगह पर S रखेंगे, ठीक। S हो गया, फिर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, फॉर जीरो ओवरलैप अप्रॉक्सीमेशन मान लेते हैं कि जो S की वैल्यू है 0 है, ओवरलैपिंग जो है 0 है, जब S की वैल्यू 0 हो जाएगा तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा C1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बनेगा। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। और हम किसके लिए देख रहे हैं, H2 पॉजिटिव आयन के लिए, जिसमें जो कांस्टेंट होता है C1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू C2 का होल स्क्वायर हो जाता है, क्योंकि सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग बराबर बराबर होती है, तो C1 का होल स्क्वायर C2 के होल स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। इसी तरीके से फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से हम इसकी वैल्यू रख सकते हैं कि नहीं, ये देखिए इक्वेशन नंबर थर्ड से यहाँ से थर्ड लिख लीजिएगा। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 से हम इसकी वैल्यू रख सकते हैं, क्योंकि देखिए C1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 C1 का होल स्क्वायर, हमने C2 के फॉर्म में लिया है, तो ये क्या हो जाएगा, जो C1 का होल स्क्वायर है वो C2 का होल स्क्वायर के इक्वल है, तो इसमें जो C1 का होल स्क्वायर की जगह C2 का होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक। तो ये C2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, मतलब कह सकते हैं 2 C2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, तो C2 का होल स्क्वायर निकालेंगे तो 1 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, और C2 की वैल्यू निकालेंगे तो स्क्वायर रूट हटा देंगे तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 2। इसी तरीके से जो C1 की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगा प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 2। इतना देखिए, फिर आगे करते हैं। इसमें आगे लिखेंगे द टू सेट ऑफ वैल्यूज, जो दो सेट ऑफ वैल्यूज़ हैं पॉसिबल है C1 और C2 के लिए, वो है प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 2 को इस तरह लिख सकते हैं ना, प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 2 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 2, एंड जो C1 की वैल्यू है वो है प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 2 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 2, ये C1 और ये C2 की वैल्यू है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से जो साई मॉलिकुलर ऑर्बिटल आ रहा था उसमें हम दोनों को प्लस कर दे, प्लस प्लस वाला प्लस का 1 अपॉन अंडर रूट 2 पे प्लस कर देंगे 1 अपॉन प्लस अंडर रूट 2 फाई 2, तो हम कह सकते हैं 1 अपॉन अंडर रूट 2 फाई 1 प्लस फाई 2 आ जाएगा, और नेगेटिव वाले के लिए माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 2 फाई 1 माइनस फाई 2। तो हम ये कह सकते हैं कि जो वेव फंक्शन है मॉलिकुलर ऑर्बिटल के लिए कॉरस्पॉन्डिंग टू द एनर्जी ई पॉजिटिव के लिए है, जहाँ पर जो साई नेगेटिव वाला है वो क्या करता है, ई नेगेटिव को डिनोट करता है, पॉजिटिव वाला एनर्जी पॉजिटिव को डिनोट करता है, नेगेटिव वाला वेव फंक्शन नेगेटिव को डिनोट करता है। इट गिव्स द वैल्यूज ऑफ द वेव फंक्शन, ये वैल्यू देता है वेव फंक्शन की अकॉर्डिंग टू द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल और मॉलिकुलर ऑर्बिटल का ट्रीटमेंट कराने के थ्रू H2 पॉजिटिव आयन का। तो ये पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन हो गया मॉलिकुलर ऑर्बिटल का बाय द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। इतना ही आप लोगों को एग्जाम में भी लिख करके आना है। अब दूसरी हेडिंग आप लोग डालेंगे, ये भी थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है कि कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी लेवल फ्रॉम वेव फंक्शन। दिख रहा है आप लोगों को, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ये भी जो कंस्ट्रक्शन मैंने बताया, कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉलिकुलर ऑर्बिटल बाय लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल H2 पॉजिटिव आयन का, ये लॉन्ग में पूछा जा सकता है। तभी आप लोगों को 2 से 3 पेज में इसको प्रॉपर्ली लिखना आना है। आप लोग बुक में देखेंगे ना, बहुत अलग अलग तरीके से दिया गया है। जितना सिंपल फॉर्म में मैंने आप लोगों को बता दिया है ना, कोई भी नहीं बताएगा। और आप मुझे कमेंट करके ये बताइएगा आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया। 2 बार 3 बार देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर उसके बाद ही बताइएगा, क्योंकि पहली बार में कोई भी चीज़ होती है समझ में नहीं आती। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए। और मेरी वीडियो सच में अच्छी लगती है, आप लोगों को हेल्प मिलती है तो लाइक करके बताया भी कीजिए, ठीक। मुझे कमेंट भी किया करिए। अगर आप लोग शेयर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ताकि और भी बच्चों तक पहुंच सके, ठीक। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी लेवल फ्रॉम वेव फंक्शन। हमें एनर्जी लेवल को कैलकुलेट करना है वेव फंक्शन की हेल्प से।
थोड़ा सा लेंदी है, इसको भी अच्छे से समझिएगा। कह रहा है द एटॉमिक ऑर्बिटल आर द सॉल्यूशन ऑफ टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन फॉर एटम एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड करस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन फॉर द मॉलिक्यूल। इसमें कह रहा है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो किसका सॉल्यूशन है, टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन का, और जो एटम्स और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं वो कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन है उसी मॉलिक्यूल्स के लिए। फिर आगे देखते हैं, व्हेन एटॉमिक ऑर्बिटल कम क्लोज टुगेदर, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल पास आते हैं, दे ओवरलैप करते हैं और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। इसको मैंने आप लोगों को कई बार बता चुका हुआ है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वाले में बताया हुआ है। जब दो एटॉमिक ओवरलैप करके टू फॉर्म टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, वन ऑफ विच लाई एट अ लोअर एनर्जी लेवल, जो कि एक लोअर एनर्जी लेवल में होता है। देन the corresponding atomic orbital is called bonding molecular orbital and other lies at the higher energy level at atomic orbital is called the anti-bonding molecular orbital। मैंने बताया था ना, ये atomic orbital है, दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, एक bonding molecular orbital, एक anti bonding molecular orbital। ठीक, जितने atomic orbital कंबाइन होंगे उतने ही molecular orbital बनाएंगे। जिनकी लोअर एनर्जी होती है उसको bonding molecular orbital कहते हैं, जो कि नीचे साइड रिप्रेजेंट किया जाता है सिग्मा से, और जो ऊपर वाला होता है उसको हायर एनर्जी लेवल molecular orbital कहते हैं, जिसमें सिग्मा स्टार से डिनोट किया जाता है। अब आगे देखते हैं, आगे इसमें लिखेंगे, हम मान लेते हैं, अब इसकी कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी है, थोड़ा सा पेशेंट बना कर रखिएगा, आप लोगों को सब कुछ समझ में आएगा। लेट अस कंसीडर अ होमोन्यूक्लियर डायटोमिक H2 मॉलिक्यूल। हम मान लेते हैं कि H2 हमारा डायटोमिक मॉलिक्यूल है। इन द लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मैथड, द वेव फंक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो वेव फंक्शन होगा उसके लिए वो है, अभी हमने देखा C1 प्लस C2 φ2। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, जहाँ पर φ1 और φ2 क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, और C1 और C2 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, φ1 और φ2 के। एंड स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन लगाएंगे तो जो हैमिल्टन वाला मैंने आप लोगों को बताया था ना, तो H का कैप साई इज इक्वल टू E और साई के इक्वल हो जाता है। सिंस जो साई है हमारे पास ये नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है। ठीक, तो यहाँ से एनर्जी की वैल्यू निकालेंगे, तो एनर्जी की वैल्यू आएगा इंटीग्रल साई स्टार ए साई डेल टाउ अपॉन साई साई स्टार साई डेल टाउ। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेंगे। ठीक, इतना आप लोगों को एज्यूम करना ही पड़ेगा यहाँ से एनर्जी निकालने के लिए। ठीक, और जहाँ पर जो साई है वो रियल है और जो साई स्टार है वो साई के इक्वल अब हम मान लेते हैं। ठीक, तो जहाँ पर साई स्टार है वहाँ पर साई लिख देंगे, तो एनर्जी इज इक्वल टू इंटीग्रल साई एच के ऊपर जो कैप लगा हुआ, मैंने आप लोगों को हैमिल्टन ऑपरेटर में वेव फंक्शन में इसमें बताया हुआ है ना कि एक कोफिशिएंट आकर के और ऐड होता है, तो वही चीज़ है इसमें, साई एच कैप साई डेल टाउ अपॉन साई डेल स्क्वायर डेल जेड हो जाएगा। फिर फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, जो यहाँ पर साई की वैल्यू दी गई थी, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हम सारी वैल्यूज़ को उसमें रख देते हैं। तो E इज इक्वल टू, ये साई की जगह C1 φ1 प्लस C2 φ2 रख दिया और एच कैप हो गया। फिर साई की जगह C1 φ1 प्लस C2 φ2 रख दिया और डेल टाउ रख दिया, और साई की जगह C1 φ1 प्लस C2 φ2 और स्क्वायर दिया गया, तो इसका स्क्वायर और डेल टाउ कर दिया गया। बस इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व कैसे करना है कि आप लोगों को पूरा का पूरा इसको स्प्लिट करना पड़ेगा। देखो, पहले C1 φ1 को एच कैप से मल्टीप्लाई किया और हमारे पास और क्या दिया गया, C1 φ1। ठीक, C1 φ1 एच कैप साथ इसका मल्टीप्लिकेशन हुआ और ये भी तो दिया गया है, तो इसको भी मल्टीप्लिकेशन के साथ ही लिखेंगे। फिर उसके बाद एच कैप के साथ C2 φ2 का किया गया, फिर उसके बाद C2 φ2 का इसके साथ किया गया, तो इसको पूरा करेंगे। फिर उसके बाद इसके साथ किया गया, तो C2 φ2 एच कैप, और ये इस तरह का आ जाएगा। फिर नीचे सॉल्व करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab और नीचे डेल्टा हो जाएगा। फिर उसके बाद इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद इतना आएगा, मैंने क्या बताया कि पहले इसको अलग अलग सॉल्व कर लेंगे। इसमें देखिए ये डेल्टाउ दिया गया है ना, तो इसका एक एक जो फंक्शन दिया गया है, एक एक टर्म साथ इसका डिफ्रेंशिएशन होगा। सबसे पहले C1 स्क्वायर φ1 जो है और एच कैप और C1 φ1 इसका डेल्टाउ के साथ होगा। फिर C1 C2 का φ1 एच कैप φ2 डेल्टाउ के साथ होगा, फिर इसके साथ होगा अंदर वाले के साथ, और फिर बाहर वाले के साथ ऐसे होगा। फिर नीचे वाला भी पहले इसके साथ टर्म के साथ होगा, इसके साथ होगा, इसके साथ होगा। ठीक, डिफ्रेंशिएशन, इसको इक्वेशन नंबर थर्ड मान लेते हैं। आप लोग खुद से करके देखिएगा तभी आप लोगों को समझ में आएगा। अगर मैं आप लोगों को पूरा का पूरा एक बार खोल के समझाने लगी ना, तो ये आप लोगों का एक ही क्लास आधे घंटे 1 घंटे की बन जाएगी। ठीक, फिर भी अगर आप लोगों को नहीं समझ में आता तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। इतना कराने के बाद नहीं समझ में आता तो कमेंट करके बताइएगा, मैं एक वीडियो आप लोगों को बना दूंगी 1 से 2 घंटे की, तो उसमें पूरा डिटेल से एक एक चीज़ खोल के बता दूंगी। ठीक, अब आगे देखते हैं। मुझे लगता है कि इतने में ही आप लोगों को समझ में आ जाएगा।
जाएगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, इसी तरीके से करना है। फिर आगे देखते हैं इसमें। अब वहाँ पर जो निकल के आए क्वेश्चन नंबर 3, तो अब हम मान लेते हैं कि H11 को हम लोग phi1 H कैप phi1 डेल टाउ की जगह हम H11 मान लेते हैं, phi2 H कैप डेल टाउ phi2 डेल जेड की जगह H22 मान लेते हैं, और phi1 A phi2 डेल टाउ की जगह H12 और H21 की वैल्यू मान लेते हैं, और S1 को किसके इक्वल मानेंगे, इसके इक्वल, H22 को इसको इक्वल और S12 को इसको इक्वल मानेंगे, तभी जा करके हमारा सॉल्व हो पाएगा। नहीं तो इतनी इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा टफ है। तो कुछ वैल्यूज़ के फॉर्म में मान लिया, जिस वैल्यूज़ को फॉर्म में माना था, और उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे, जिसकी जहाँ पर ये वाली वैल्यू है तो उसकी जगह ये वाली वैल्यू को रख देंगे, वो वाली वैल्यू है तो उसकी जगह वो वाली टर्म को रख देंगे। तो ये सारी पूरा का पूरा टर्म को रिप्रेजेंट करने के बाद हम क्या कर लिखेंगे, द कंडीशन फॉर गेटिंग लोएस्ट एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू C1। इसमें एनर्जी लेवल निकालना था ना, तो अब हम लोग कंडीशन निकालेंगे जब उसकी लोएस्ट एनर्जी होगी विथ रिस्पेक्ट टू C1। तो उसके लिए कंडीशन होती है कि जो हमने एनर्जी निकाला उसको C1 के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे और इसको ज़ीरो के इक्वल रखेंगे। जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हम देखिए कैसे डिफ्रेंशिएट करना है, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, फिर उसके बाद इसका भी करना है, इसका भी करना है, पूरा नीचे वाले टर्म का भी डिफ्रेंशिएशन करना है। तो देखिए ऊपर का करेंगे तो C1 का होल स्क्वायर S11 आएगा प्लस C2 का होल स्क्वायर S22 प्लस 2C1 C2 S12। ठीक, फिर मैंने क्या बताया था, नीचे वाला जो फंक्शन इसको अपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करते थे। देखिए C1 का स्क्वायर S11 C2 स्क्वायर, पहले सेकंड वाले जो डिनोमिनेटर वाला टर्म है उसको पहले लिख लेते थे, फिर उसके बाद हम लोग किसका मल्टीप्लिकेशन करते थे, हम लोग ऊपर वाले न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन करते थे, फिर माइनस करते थे, फिर उसके बाद नीचे वाले टर्म को एज इट इज़ रख करके फिर न्यूमरेटर वाले टर्म को एज इट इज़ रखते हैं, फिर नीचे वाले टर्म का डिफ्रेंशिएशन करते हैं। देखिए डिनोमिनेटर को एज इट इज़ रखते हैं, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर माइनस लगाते हैं, न्यूमरेटर को एज इट इज़ रखते हैं, फिर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक इसी तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। अगर आपने क्लास 12th में अच्छे से पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक, फिर इतना सॉल्व करने के बाद जो ये पूरी की पूरी वैल्यू है उठा करके इधर लेफ्ट हैंड साइड रख देना है। लेफ्ट हैंड साइड रख देंगे तो फिर उसके बाद सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू निकल के आएगी। जब ये वाली वैल्यू निकल के आएगी तो पूरा का पूरा कंक्लूजन के बाद हमारे पास C1 H11 प्लस C2 H12 की वैल्यू जो निकल के आएगी वो ये निकल के आएगी। ठीक, इसको इक्वेशन नंबर 5 मान लेते हैं। अब इक्वेशन नंबर 4 और 5 से हम क्या लिख सकते हैं, मैंने इक्वेशन नंबर 4 पीछे बताई हुई है, ऊपर बताइए, ऊपर इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। ठीक, क्योंकि एनर्जी वाला है, मैंने इसमें थर्ड इक्वेशन बताई है। ठीक, इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लीजिएगा, और ये क्या निकल के आया, इक्वेशन नंबर 5। अब जब हम 4 और 5 को कंपेयर करेंगे तो ये आएगा C1 H11 प्लस C2 H12 इज इक्वल टू एनर्जी C1 S1 प्लस S11 प्लस C2 H12। इसको इक्वेशन नंबर 6 मान लीजिए, और यहाँ से जो हमें इसकी वैल्यू निकल मिलेगी, मतलब इसको E अंडर मल्टीप्लाई करना है, तो ये C1 हो गया, इधर से क्या बचा, ये H11 है, और यहाँ पर इसका जो C1 है इसको इधर ले आएंगे तो ये माइनस में E के साथ पहले मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, फिर इसको इधर लेकर के आएंगे तो E S11 हो जाएगा। इसी तरीके जो C2 है इसको हमने बाहर लिए, H12 का टर्म क्या है, H12 के साथ ये है, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे पहले अंदर, फिर इसको इधर लेकर के आएंगे, मैंने एक ही स्टेप में कर दिया हुआ है। ठीक, इसको 0 के इक्वल रख देंगे, इसको इक्वेशन नंबर 6, इसको इक्वेशन नंबर 7 कर देंगे। अब आगे देखिए, इसमें आगे क्या करना है, अब हमें लोवेस्ट वैल्यू ऑफ E विथ रिस्पेक्ट टू C2 चाहिए। अभी हमने C1 निकाला तो इसको हम जो C2 के साथ इसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, जो कि हमारे पास इस तरीके से आएगा। ठीक, इस तरीके से आने के बाद हम लोग इसको डिटर्मिनेट करेंगे। डिटर्मिनेट पहले इसका मल्टीप्लिकेशन माइनस इसका मल्टीप्लिकेशन, इसके इक्वल 0 रख देंगे। फिर उसके बाद क्या करना है, if we considered as to positive dielectronic Hamilton in the bond of Prevention approximation। इसके बाद जो हम लोग इसमें हैमिल्टन ऑपरेटर का यूज़ करने वाले हैं, हैमिल्टन ऑपरेटर का यूज़ करेंगे तो ये सारी वैल्यूज़ आएंगी। अगर आपने अच्छे से पढ़े, क्योंकि ये बहुत ही एडवांस लेवल में है, आप लोगों को अगर एग्जाम में आता है तो एज इट इज़ लिख करके आएगा, ज़्यादा माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग को एज इट इज़ 2-3 बार 3 बार 4 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आप लोगों का ये कंप्लीट हो जाएगा। तो H कैप इज इक्वल टू माइनस H कट का होल स्क्वायर अपॉन 2m E डेल स्क्वायर माइनस E स्क्वायर 4 पाई
एप्सिलॉन नॉट 1/r² प्लस 1/r2 माइनस 1/r आ जाएगा। फिर इसके बाद इसको सॉल्व करना है आगे, और इसमें से ये भी बता दीजिएगा कि जो हमने H11 लिया था इसको I के फॉर्म में ले लेते तो HII ये क्या होता है, इसके इक्वल माना था, और ये क्या होता है, कूलम्स इंटीग्रल रिप्रेजेंट द एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। इसी तरीके से इसको भी सब आप लोग लिख लीजिएगा। और जो फाइनल हमारे पास एनर्जी आएगी निकल के वो Eg इज इक्वल टू H11 प्लस H12 प्लस S आएगी, और EU इज इक्वल टू H11 प्लस H12 माइनस S आएगा। तो ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन भी हो गया, एनर्जी लेवल का वेव फंक्शन के फॉर्म में भी हो गया, और पूरा हैमिल्टन ऑपरेटर लगाकर आपको समझा भी दिया। अगर आप लोगों को 2 से 3 बार प्रैक्टिस करने पे इसका कैलकुलेशन समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आता है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, ठीक। और लेकिन जो इसका कंस्ट्रक्शन है इसको भी अच्छे से समझ लीजिएगा। कंस्ट्रक्शन वाला जो मैंने अभी आप लोगों को बताया है, क्या बताया है, कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बाय लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल H2 पॉजिटिव आयन का, क्योंकि वो ज़रूर ही पूछा जाता है। अगर लॉन्ग में पूछा गया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक। इसका अगर कैलकुलेशन अगर आप लोगों को समझ में आता है तो ही करिएगा, नहीं तो मत करिएगा। अब मैं आप लोगों को फोटो के फॉर्म में इसके नोट्स भी प्रोवाइड कर दूँगी, टेलीग्राम में बता भी दूँगी, और भी अपडेट्स आप लोगों को टेलीग्राम पर दे दूँगी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मेरी जो हर वीडियो है बहुत लोगों बच्चों को नहीं पता है, शाम को 6 बजे आती, तो आप लोग डेली एक्टिव रहा करिए। और लाइव क्लास के बारे में आप लोगों को बता रही हूँ कि जैसे जैसे एग्ज़ाम क्लोज आता चला जाएगा मैं लाइव क्लास लेती चली जाऊँगी, तो आप लोग अवेलेबल रहा करिए। किसी भी टाइम मैं ले सकती हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को अब बता दिया करूँगी कि कब आप लोगों की लाइव क्लास होने वाली है, ठीक। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चों तक पहुँच सके और वो भी अपनी स्टडी को बेहतरीन कर सके। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। सिर्फ एक ही टॉपिक बचा हुआ है जिसमें हम लोग सिग्मा और सिग्मा स्टार के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। अब अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा। गुड बाय एंड स्टे सेफ।